हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ रिव्यू अ जर्नी ऑफ लाइफ ग्रोथ। दोस्तों, बात करें आज के वीडियो के बारे में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब की एक बेहतरीन समरी लेकर आया हूँ। ये कहानी बहुत शानदार है दोस्तों। ये कहानी है मनोज कुमार शर्मा सर की। मनोज सर 2005 बैच के आईपीएस हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जिससे आप भी कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। ये कहानी आपको इतना मोटिवेट करेगी कि इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी जीवन में संघर्ष करने से डरेंगे नहीं, उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपका जीवन बदलने की ताकत रखती है। कहानी शुरू होती है। मनोज अपने छत पर बैठे हैं और उनके दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था, क्योंकि आज 12th का पहला पेपर गणित का ही है। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होते थे। जब भी वह किसी को देखते, जोर जोर से किताब पढ़ने लगते, जिसे देखकर लोग उनकी तारीफ करते थे। कुछ देर के बाद मनोज नीचे कुएं के पास आ गए, जहां उनकी मुलाकात सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण जी से होती है। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उनकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। पंडित जी को अपने बेटे विष्णु पे बहुत भरोसा था कि इस बार जिले में वह फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, इसलिए वह हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थीं। मनोज भी अब उस पुलिया तक आ गए थे। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ टेम्पो में बैठ गए। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु स्कूल चले गए और पंडित कालीचरण अपने बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। स्कूल में सारे बच्चों को उम्मीद थी कि जैसा हर साल होता है, पेपर शुरू होते ही आसानी से नकल करके वे पास हो जाएंगे। परंतु जैसे ही पेपर शुरू हुआ, एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस को देखकर दुबे सर, जिनकी जिम्मेदारी नकल कराने की थी, पहले तो हड़बड़ाए। फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है, जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है। इससे क्या घबराना। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया, तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। तभी एक लड़का बोला, जे तो एसडीएम दुष्यंत सिंह हैं। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। मैदान उजड़ गए, विद्यार्थी चले गए, कापियां खाली छूट गईं, पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है। फिर रिजल्ट आता है और पता चलता है कि मनोज हिंदी को छोड़कर बाकी सारे विषयों में फेल हो गए थे। मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए हैं, तो वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठे काफ़ी देर तक आंसू बहाते रहे। मनोज के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और यह सोचकर मनोज और ज़्यादा परेशान हो गए। फिर एक दिन मनोज के छोटे भाई कमलेश
एक अभूतपूर्व योजना के बारे में अपने पिता को बता रहे थे। बल्ले ने नई ब्रांड टेम्पो खरीद ली है, इसलिए वह अपना पुराना टेम्पो बेच रहा है, वो भी 40,000 में। अगर हम उसे खरीद लें तो उस महीने के 8-10 हज़ार कमा सकते हैं। मैं टेम्पो चला लूँगा। और इस पर मनोज भी अपनी सहमति देते हैं। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर बात को टाल दिया और अगले दिन वह अपने काम पे वापस चले जाते हैं। और तब उनकी माँ टेम्पो खरीदने के लिए अपने जेवर गिरवी रख देती हैं और इस तरह 40,000 में बल्ले का सेकंड हैंड टेम्पो आ जाता है। कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर मनोज को मिली। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों के इस तरह पैसे कमा कर लाने के कारण भावुक हो गईं। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया, बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उन्हें गले लगा लिया और उनसे कहा, चिंता करने की क्या ज़रूरत है, अब तुम्हारे बेटे कमाने लगे हैं। और इस तरह लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज़ शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमा कर लाते रहे। परंतु एक दिन चेकिंग के दौरान उनकी टेम्पो को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर तक सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और कमलेश टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालाजी बस सर्विस की बस निकली और उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सर निकालकर जोर से चिल्लाया, कही थी ना कि इस रोड पे टेम्पो चलवाना छुड़वा देंगे, अब चलाओ टेम्पो। या वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था और उसने बल्ले को फंसाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। लेकिन अब यह टेम्पो तो मनोज चला रहे थे। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गए कि वे लोग बस ऑपरेटरों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। मनोज ने डरते हुए थानेदार से कहा, सर, मेरे टेम्पो के सारे कागज़ सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया गया है। पर थानेदार उनकी एक नहीं सुनता और उनके ऊपर एक्सीडेंट का झूठा केस कर दिया गया था। 2 घंटे बाद दीवान ने उनसे कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहम दिल हैं, अब जाओ, लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचाकर भागे। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए, निराश, दुखी, टूटे हुए, पराजित से। आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़े। घटना सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। घर की पटरी पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी, अचानक चकनाचूर हो गई। पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग चिंता ना करो। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़े। घटना सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। घर को पटरी पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी, अचानक चकनाचूर हो गई। पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मनोज को दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था, वह सपना टूट गया था और इस घटना को कई दिन हो गए थे। इसके बाद एक दिन मनोज अपने मित्र राकेश से इस घटना का जिक्र करते हैं और तभी मनोज के मित्र राकेश
एसडीएम दुष्यंत सिंह के बारे में मनोज को बताते हैं कि वह ईमानदार है। मनोज को उनके पास जाना चाहिए। मनोज को राकेश की यह सलाह पसंद आई। मनोज और कमलेश अपना टेम्पो छुड़वाने के लिए एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए। मनोज एसडीएम सर से अपने टेम्पो को छुड़वाने की बात करने में घबरा रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में मनोज द्वारा की गई कमेंट्री से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए मनोज को डर लग रहा था, जब टेम्पो छुड़वाने की बात उनसे की जाएगी तो सारी असलियत सामने आ जाएगी कि वह 12th फेल हैं। इसलिए जब उनसे पूछा जाता है कि वह एसडीएम सर से क्यों मिलना चाहते हैं, तो मनोज कहते हैं कि उन्हें कैरियर और पढ़ाई पर चर्चा करनी है। एक केस को खत्म करने के बाद एसडीएम सर मनोज से पूछते हैं कि मनोज, तुम अपने कैरियर के बारे में बात करना चाहते थे? जी सर, मनोज ने कहा। क्या लक्ष्य है तुम्हारा मनोज? तुम क्या बनना चाहते हो? दुष्यंत सिंह ने पूछा। सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मनोज के मुंह से निकल पड़ा। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? सर, अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श से झूठ बोल दिया। उन्हें लगा कि यदि उन्होंने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th में फेल हुए हैं और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आए हैं, तो शायद वह उन्हें अपने पास बैठने के लिए भी नहीं कहते। अपनी हीनता को झूठ के सहारे वह मिटाना चाह रहे थे। फिर दुष्यंत सिंह ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य और इतिहास विषय लेकर पीसीएस परीक्षा पास की थी। इसके बाद वह पीसीएस की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को दुष्यंत सिंह ने दूर झिलमिलाता हुआ धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया था। उस सपने को मन में बसाए वह अपने घर लौट आए। टेम्पो को छुड़ाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। फिर मनोज अपने मित्रों से एक दिन अपने एसडीएम बनने की इच्छा के बारे में बात करते हैं, जिस पर विष्णु मजाक बनाते हुए कहता है कि मनोज, तू अपनी औकात में रहकर बात कर। डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात है, तू तो क्लर्क भी नहीं बन सकता। 12th पास नहीं कर पाए तुम, चले डिप्टी कलेक्टर बनने। आदमी को उतने बड़े सपने ही देखने चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। परंतु तभी उनके मित्र राकेश ने कहा, मैं तो अब भी यही कहूँगा कि आदमी मेहनत करे तो कुछ भी बन सकता है और किसी भी सपने को पा सकता है। कुछ समय के बाद ग्वालियर के एक कॉलेज में मनोज के चाचा उनका एडमिशन बीए में करा देते हैं और अब मनोज चाचा के रिश्तेदार त्रिलोकी के साथ उन्हीं के घर पर रहने लगते हैं। गणित से 12th में फेल होने के बाद मनोज ने दोबारा 12th की परीक्षा इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय लेकर 55% से पास कर ली थी। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था और अब मनोज, त्रिलोकी और केशव तीनों एक साथ रहते थे। परंतु केशव को यह पसंद नहीं था और एक दिन जब मनोज कॉलेज गए थे, तब केशव घर बंद करके गांव चला गया और चाबी भी अपने साथ ले गया और मनोज को रहने के लिए कोई सहारा नहीं मिला। तब वह थक कर एक मंदिर के पास बैठ गए और सारी रात उन्होंने जागते हुए ही काट दी और अगला दिन भी ऐसे ही कटा और वह रात भर जगे रहे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। बेघरबारी का तीसरा दिन मनोज के लिए बहुत कठिन होने वाला था। गांव जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। वह सुबह 7 बजे ही कमरे पर पहुंच गए, पर कमरा अभी भी बंद था। उन्होंने ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था। निराश होकर वह कॉलेज चले गए।
लेकिन थकान और भूख के कारण उनकी हिम्मत क्लास में जाने की नहीं हो रही थी। वह ग्राउंड में बेंच पर बैठ गए और अब तो उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और वह पूरे दिन भूखे ही रहे। बेंच पर बैठे बैठे उन्होंने विचार किया कि ऐसी तकलीफें तो आएंगी ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इस विपरीत समय में भी मुझे धैर्य नहीं खोना है। और उन्होंने तय किया कि वह अब किसी के सामने रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेंगे। उन्हें लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ करने लायक बन पाएंगे। रात हो गई। 2 दिन से मनोज के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत नहीं बची थी। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गए। होटल के काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मुझे मजदूरी के बदले आपके यहाँ भोजन मिल सकता है? होटल मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल में काम करने के लिए तो मेरे पास पहले से ही वर्कर हैं। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश नहीं हुए। उन्होंने किसी उम्मीद के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है। पैसे न होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस मिलता भी नहीं था। कई बार लड़के पैसा ना होने पर रोनी सूरत बनाकर फ्री में भी खा ले जाते थे। होटल मालिक लड़कों की रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गए और बोला, धन्यवाद, अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर मनोज से रूबरू हो रहा था। आपने खाना खा लिया है, आपको इसके बदले मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज के दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गए। पूछने पर होटल मालिक ने पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जानकर उसने खाने के 30 रुपए निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए, पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर अड़े रहे। एक दाढ़ी वाला कमजोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं है। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपए निकाल कर अपने हाथ में पकड़ा है। बड़ा अजीब दृश्य था। और अंत में मनोज को बर्तन धोने का काम मिलता है और उसको पूरा करने के बाद मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ में पकड़ा है। बड़ा अजीब दृश्य था। और अंत में मनोज को बर्तन धोने का काम मिलता है और उसको पूरा करने के बाद मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविकांत ने मनोज से कहा, मनोज, तुम 3 दिन से भटक रहे थे, तुम्हें एक बार अपनी परेशानी मुझे बताना तो चाहिए था। मनोज उनकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, ये तो जीवन के अनुभव हैं जो मुझे मजबूत बनाते हैं, इसमें परेशानी कैसी? कितने ही लोग रात को खुली छत के नीचे सोते हैं और कितने ही भूखे पेट सो जाते हैं। और फिर रविकांत की मदद से अब उन्हें एक नया रूम मिल गया था और एक नया रूम पार्टनर भी, तिवारी सर, जो कि इंग्लिश के टीचर भी थे। परंतु अभी तो मनोज के जीवन में संघर्ष बाकी ही था। कुछ समय बाद कुछ ईर्ष्यावश तिवारी सर मनोज को घर से निकाल देते हैं और एक बार फिर मनोज अकेले हो गए थे। मनोज ने 55% से बीए पास कर लिया और अनुभव के लिए पीएससी का फॉर्म भर दिया।
पेपर वाले दिन मनोज की दोस्ती पांडे नाम के लड़के से हुई, लेकिन इधर बीच घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मनोज को अब महीने के 1,000 रुपये मिलने भी बंद हो गए। और इस आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए मनोज ने ट्यूशन पढ़ाने का निर्णय लिया। कई दिनों तक घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उन्हें एक भी ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उन्हें अपनी क्षमताओं पर भी अब संदेह होने लगा। और इसी मानसिक और शारीरिक थकान की वजह से एक दिन मनोज की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुखार आ गया, लेकिन उनके पास तो डॉक्टर को दिखाने भर के भी पैसे नहीं थे। पूरा दिन वह बुखार में तपते रहे। अगले दिन दोपहर तक भी जब बुखार नहीं उतरा तो वह एक डॉक्टर के क्लिनिक पर गए। डॉक्टर के सामने बैठकर उन्होंने सबसे पहले कहा, सर, मेरे पास आपकी फीस देने को पैसा नहीं है। डॉक्टर ने यह जानकर उसे अपने क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक हिल गए। अब उनके पास अपने गांव जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और वह उसी अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठकर अपने गांव पहुंचे। घर पर रहने के बाद मनोज की तबीयत कुछ दिनों में ठीक हो गई और वह वापस ग्वालियर आ गए। कुछ समय बाद मनोज को एक लाइब्रेरी में काम मिल गया और वह लाइब्रेरी में रहकर पढ़ भी सकते थे और उनके अब रहने का भी इंतजाम हो गया था। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उनका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी 1-2 बार ही उनसे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगे कि उनका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है, उन्हें अकेले ही रहना है। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हॉल की पुताई करानी है, इसलिए पुरानी रद्दी निकाल कर कबाड़ी वाले को बेच देना। मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपये में बेच दी। हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उन्होंने पूरा हिसाब रख दिया। हुकुमचंद ने उन्हें भेदती हुई नज़र से देखा और कहा, पिछले साल 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस साल केवल 5,000 की कैसे बिकी? मनोज ने कहा, सर, इतने की ही रद्दी निकली थी। मैंने 7 कबाड़ियों से संपर्क किया था, जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए उसी को बेचा। यह मनोज की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह था। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिसे हुकुमचंद जी ने छिन्न भिन्न करके उससे बेईमान सिद्ध कर दिया। यह निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गए। वह बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चले गए। मनोज ने तय किया कि जहां उनकी ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है, वहां वह काम नहीं करेंगे। पर अगले ही पल उनके मन में विचार आया कि वह जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और यह सोच सोच कर वह हमेशा परेशान होते रहे। और दिन भर सोचने के बाद अचानक उन्होंने सोचा, प्रतिभाएं अकारण आगे नहीं बढ़ती, वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने धैर्य से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से। और उन्होंने निर्णय लिया कि जहां उनकी ईमानदारी की कद्र नहीं है, वह अब वहां काम नहीं करेंगे। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णय सुनाने त्यागी जी के घर चले गए। कुर्सी पर बैठते हुए सीधे अपनी बात कही, मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता। जहाँ मेरी ईमानदारी की कद्र ना हो, वहाँ मैं काम नहीं करूँगा। परंतु त्यागी जी ने कहा, तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, निश्चिंत होकर नौकरी करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतने में पांडे और त्यागी जी के स्कूल की पूर्व छात्रा अंशु गुर्जर आ गईं। अंशु पीएससी की गंभीर स्टूडेंट थी और इस साल वह मुख्य परीक्षा दे रही थी। त्यागी जी ने मनोज की पूरी कहानी दोनों को कह सुनाई और कहानी जानकर सब लोगों ने मनोज को यह सलाह दी कि वह लाइब्रेरी ना छोड़ें,
परंतु मनोज ने कहा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूंगा, पर अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। परंतु इसके बाद भी सभी ने उन्हें लाइब्रेरी न छोड़ने की सलाह दी। परंतु अंशु और त्यागी जी मनोज के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। इसके कुछ देर बाद मनोज वहां से चले जाते हैं। एक महीने बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा और वहां पहुंचकर पांडे को पता चलता है कि मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी और मनोज का नया एड्रेस है घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुरा। और अब पांडे मनोज से मिलने निकल पड़ता है और फिर आटा चक्की पे मनोज से मिलते हैं और फिर मनोज के साथ उनके नए घर जाते। घर की स्थिति काफ़ी खराब थी। घर काफ़ी छोटा था। मकान के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचकर मनोज ने एक दरवाजे को खोला। दिन के उजाले में भी कमरे में अंधेरा था। मनोज की इस दयनीय स्थिति को देखकर पांडे ने कहा, मनोज, हरिशंकरपुरम के पास एक पीली कोठी है जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के किराए से रहते हैं। मेरा दोस्त गुप्ता भी वहाँ रहता है। अंशु दीदी भी पीली कोठी के ग्रुप से जुड़ी हैं। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पढ़ाई का। मैं सोच रहा हूँ एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ पीएससी की तैयारी करूँ। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाभ होगा। क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे? परंतु उन्होंने कहा, पर मेरे पास पीली कोठी में रहने लायक पैसे तो नहीं हैं। पांडे ने साइकिल पर बैठते हुए कहा, एक आदमी के खर्च में दो लोग आसानी से रह सकते हैं। और इस तरह पीएससी की तैयारी के लिए जिस ग्रुप की तलाश मनोज को थी वह उन्हें मिल गया था। मनोज और पांडे ने इस बार पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा गंभीरता से दी थी, पर 3 महीने बाद आए रिजल्ट में दोनों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। अच्छी मेहनत के बाद भी मनोज असफल हो गए, लेकिन मनोज कभी हार नहीं मानते थे। उनके पास अब पुरानी असफलता को भूलकर आगे की पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इसलिए उन्होंने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने के बारे में आगे सोचा। परंतु किसी कारण से इस साल एमपी पीसीएस नहीं होने वाला था। यह जानकर सभी लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करने लगे और तभी अंशु गुर्जर, जो कि अब डीएसपी बन गई थी, उन्होंने यूपीएससी के ऑप्शन के बारे में बताया, जिसे सुनकर वहां बैठे सभी बच्चे घबरा गए क्योंकि उनको लगता था कि ये उनकी बस की बात नहीं। लेकिन मनोज हार मानने वालों में से नहीं थे और वह निराश होने की बजाय और अधिक उत्साहित हो गए। फिर अंशु ने निराश लड़कों को उत्साहित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए। नहीं मिलेगी मंजिल तो कोई गम नहीं, पंख तो मजबूत होंगे। मनोज का खोया आत्मविश्वास अंशु की बातें सुनकर लौट आया। उन्होंने अपने भीतर जोश को महसूस करते हुए कहा, दीदी, यह सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है, खुद को साबित करने का सपना है। रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चलकर हमें स्वयं को साबित करना है। इसलिए अब पलायन नहीं कर सकते। या तो मर जाएंगे या जीत कर ही आएंगे, लेकिन युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। पर मनोज कैसे जाएंगे दिल्ली? ग्वालियर में पढ़ने के लिए ही पैसों की समस्या रहती है इन्हें। पांडे ने मनोज की आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक किया, परंतु अंशु ने जब मनोज को दुखी देखा तो पूछा, क्या तुम सच में दिल्ली जाना चाहते हो? हाँ दीदी, मैं पूरी ताकत से मेहनत करना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। मनोज, दिल्ली में कोचिंग के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये देती हूँ, अंशु ने अचानक घोषणा की। वहाँ बैठे सभी लड़के अंशु की यह उदारता देखकर चौंक गए। अंशु का स्नेह देखकर मनोज का मन भर गया। उन्होंने कहा, दीदी, मैं कहीं और से व्यवस्था कर लूँगा, पर आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अंशु ने मनोज को
भावुक होते देखा तो कहा, मनोज, बेकार की बातें मत करो। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम दिल्ली जरूर जाओगे। मनोज अब सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी करने लगे। 4 महीने उन्होंने जमकर पढ़ाई की और मई में सिविल सर्विस प्रीलिम्स दे दी। और इसके बाद वह और पांडे दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए। मनोज अब मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य की कोचिंग करना चाह रहे थे। एक दो जगह पूछने पर उन्हें पता चला कि दृष्टि कोचिंग में विकास देवीकीर्ति सर हिंदी साहित्य बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज ने विकास सर की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। पांडे अपने आप को हिंदी का विद्वान मानता था, इसलिए उसने कोचिंग न करने का फैसला लिया। 1 महीना हो गया मनोज को विकास सर की क्लास में जाते हुए। विकास सर ने अब तक पढ़ाए गए सिलेबस का टेस्ट लेने की घोषणा की। क्लास खत्म होने पर जब मनोज क्लास के बाहर गया तो कुछ लड़के चाय की दुकान पर झुंड में खड़े थे और 3 दिन बाद होने वाले टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मनोज भी उनके साथ वहीं खड़े हो गए। एक लड़के ने कहा, हिंदी साहित्य में विकास सर ने जिसका लिखा हुआ पसंद कर लिया, समझो वह जरूर आईएएस और आईपीएस बनेगा। और इसके बाद सबने कुछ कुछ उदाहरण दिए। मनोज विकास सर के टेस्ट को बहुत गंभीरता से देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की और 3 दिन तक लगातार पढ़ाई की। टेस्ट हो गया। टेस्ट के अगले दिन विकास सर ने क्लास में पूछा, मनोज कुमार शर्मा कौन है? मनोज ने अपना हाथ उठाया। विकास सर ने कहा, इस लड़के में सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करने की क्षमता है। टेस्ट में इनके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मनोज आज पूरी क्लास में हीरो बन गए। सभी लड़के लड़कियां उनकी तरफ देख रहे थे। अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था उन्होंने। अपने कमरे पर पहुंचकर कोचिंग में मिले नंबरों का पूरा किस्सा उन्होंने पांडे को सुनाया। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि वह क्लास में टॉप कर सकते हैं। पांडे ने उनके उत्तर को सरसरी निगाह से देखा और पेपर पलंग पर लगभग फेंकते हुए कहा, आप व्यर्थ ही खुश हो रहे हैं। आपके उत्तर सामान्य हैं। मुझे इनमें कोई विशिष्टता नजर नहीं आ रही। पांडे के भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई थी। पांडे खुद को हिंदी का विद्वान मानता था और मनोज को हिंदी का एक सामान्य विद्यार्थी। इसलिए पांडे को मनोज से जलन हो रही थी। पांडे की नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर मनोज को दुख हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह फिर से अपने लिखे उत्तर पढ़ने लगे। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ गया। मनोज ने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा। उनके जीवन की पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई। प्रीलिम्स निकलने की खुशी में वह उत्साह और प्रसन्नता से लगभग दौड़ते हुए कोचिंग की ओर चल दिए। लेकिन कोचिंग पहुंचकर उन्हें समझ आया कि प्रीलिम्स तो केवल मुख्य परीक्षा देने का प्रवेश द्वार है। असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा में होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने सिविल सर्विस के प्रीलिम्स निकाल ली थी। कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम एक लड़की को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही थी। मैडम ने उस लड़की से पूछा, आपने हिंदी साहित्य पहले कभी पढ़ा है? नहीं, लड़की ने कहा। पास खड़े मनोज ने मैडम को नमस्ते किया तो मैडम ने भी मुस्कुराकर मनोज के अभिवादन का उत्तर दिया। मनोज को देखकर मैडम ने उस लड़की से कहा, देखिए, ये मनोज हैं। इन्होंने पिछले टेस्ट में क्लास में टॉप किया है। लड़की ने एक नज़र मनोज को देखा और वापस मैडम की बात सुनने लगी। मैडम ने लड़की से कहा, आप मनोज से कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं। 1 महीने में मनोज के लेखन में बहुत सुधार हुआ है। मेरा नाम श्रद्धा है। मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा। कैसी है यह कोचिंग? क्या मैं एकदम नया विषय कवर कर लूँगी? श्रद्धा की आंखों में कुछ प्रश्न तैर रहे थे।
पता नहीं क्या आकर्षण था इस लड़की में जो मनोज उनके सामने से हट नहीं पाए। पारदर्शी शीशे की तरफ साफ नजर आ रहा था। यह लड़की जैसी है वैसी ही दिख रही है। श्रद्धा की सरलता के आकर्षण में मनोज वहीं खड़े रहे। श्रद्धा सरल कविता सी उनके दिल में उतर गई थी। कहीं यही पहली नज़र का प्यार तो नहीं था। मनोज समझ नहीं पा रहे थे, पर अपने आप को बनता हुआ महसूस कर रहे थे। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए फिर उन्होंने कहा, विकास सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी हैं जो हिंदी में एकदम नए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुमने सही निर्णय लिया है। क्लास का समय हो गया था। दोनों क्लास में साथ साथ बैठ गए। विकास सर ने क्लास में आकर सबसे पहला प्रश्न किया, प्रीलिम्स किस किस का क्लियर हुआ है? मनोज के साथ साथ लगभग आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए। विकास सर ने इस भीड़ को बधाई दी। पास बैठी श्रद्धा ने मनोज से आश्चर्य से पूछा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? जी, मनोज ने कहा। कौन सा अटेम्प्ट था? श्रद्धा ने आगे पूछा। पहला, मनोज ने कहा। पहले ही अटेम्प्ट में मनोज के प्रीलिम्स क्लियर होना उन्हें श्रद्धा की नज़रों में योग्य बना रहा था। श्रद्धा के अल्मोड़ा की स्थिति भी ग्वालियर जैसी ही थी। वहाँ भी सिविल का प्रीलिम्स निकालने वाले बिरला ही होते थे। इसलिए श्रद्धा भी पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने वाले मनोज को सम्मान और उत्सुकता से देख रही थी। फिर एक शाम उनकी मुलाकात एक बुक स्टोर पर होती है, जहाँ पे श्रद्धा मनोज को बताती हैं कि हिंदी साहित्य में उनको तकलीफ हो रही, जिस पर मनोज उनसे कहते हैं कि वह धीरे धीरे सब समझ जाएंगी, और फिर वह श्रद्धा से उनके शहर की बात करने लगते। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मनोज श्रद्धा को उनके हॉस्टल तक छोड़ देते। फिर एक दिन विकास सर की क्लास में घुसते ही मनोज ने देखा कि सर के यहाँ साफ सफाई करने वाला लड़का बाहर स्टूल पर बैठा है और श्रद्धा जमीन पर बैठकर उसके पैर पर मरहम पट्टी कर रही हैं। दो तीन स्टूडेंट वहाँ खड़े यह दृश्य देख रहे हैं। पूछने पर एक लड़के ने बताया कि छोटू के पैर में चोट लग गई है और श्रद्धा अपने कमरे से फर्स्ट एड किट लाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही हैं। श्रद्धा ने कहा, भैया चिंता मत करो, 2 दिन बाद पट्टी बदल दूंगी। श्रद्धा ने मनोज को देखा तो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों श्रद्धा को इस तरह एक गरीब लड़के की मदद करते देख मनोज की आंखें भीग गईं। श्रद्धा ने मनोज को भावुक होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ मनोज? मनोज कुछ नहीं बोले। दोनों क्लास में चले गए। क्लास के बाद दोनों साथ साथ वापस जाने लगे। वह अपने आप को श्रद्धा की तारीफ करने से नहीं रोक सके। श्रद्धा तुम बहुत संवेदनशील हो। पर श्रद्धा ने कहा, नहीं मनोज, मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूँ, मेरा यह कर्तव्य था। मनोज ने अपने अतीत की किसी तकलीफ को याद करते हुए कहा, श्रद्धा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा ना होने पर किसी बुखार से तपते लड़के को भगा देते हैं। इस दुनिया में तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं। विकास सर ने 10 दिन के लिए निबंध की कैप्सूल क्लास शुरू की। पांडे ने मनोज के साथ विकास सर के निबंध की क्लास ज्वाइन कर ली। मनोज उनके साथ ना बैठ उसके आगे वाली पंक्ति में श्रद्धा के साथ बैठ गए। श्रद्धा के साथ उनका बैठना पांडे को अखर गया। मनोज श्रद्धा से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पीछे पांडे का चेहरा अपनी रंगत बदल रहा था। पांडे को इस बात से कष्ट हो रहा था कि मनोज की दोस्ती एक लड़की से कैसे हो गई। मनोज ने जब पांडे को घूरते हुए देखा तो समझ गए कि मामला बिगड़ रहा है। उन्होंने पांडे के गुस्से को कम करने के उद्देश्य से श्रद्धा का परिचय पांडे से कराते हुए कहा, पांडे जी, ये श्रद्धा है, इनका भी एक विषय हिंदी है, बीएमएस डॉक्टर हैं, बहुत योग्य हैं। लेकिन पांडे पर श्रद्धा की तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी सीट पर बैठते हुए अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा तो बहुत योग्य हैं, पर क्या आपने इन्हें बता दिया कि आप 12th में फेल हो गए थे?
मनोज का दिल धक से रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पांडे उन्हें श्रद्धा के सामने इस तरह से बेइज्जत कर देगा। श्रद्धा पांडे का वाक्य सुनकर मनोज की तरफ देखने लगी। मनोज उनसे नजरें चुरा रहे थे। श्रद्धा उसे अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं अब श्रद्धा उनके बारे में क्या सोचेंगी। उनकी दोस्ती रहेगी या उसे पढ़ाई में कमज़ोर मानकर मिलना बंद कर देंगी। श्रद्धा पूरी क्लास में गंभीर बैठी रही। क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, क्या मैं तुमसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? श्रद्धा ने उनसे पूछा, क्या आप 12th में फेल हो गए थे? फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे निकल गए? मनोज ने श्रद्धा से कहा, हाँ उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी श्रद्धा, इसलिए मैं फेल हो गया था। 10th में नकल हो गई थी, इसलिए 3rd डिवीजन से पास हो गया था। झूठ के सहारे दूसरों को प्रभावित करने वाले मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल सके। सच्चाई का आत्मविश्वास मनोज के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 बार दिया पर एमबीबीएस के लिए नहीं चुनी गई। बीएमएस किया मैंने अपने पापा को निराश कर दिया था। बहुत मेहनत के बाद भी मुझे नहीं पता मैं क्यों असफल हो गई थी। शायद सिविल सर्विस में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ। तुमने तो 12th फेल हो जाने के बाद भी पहली ही बार में प्रीलिम्स क्लियर कर ली। सच में यह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी मोटिवेट हो गई हूँ। पांडे का दांव उल्टा पड़ गया था। 12th फेल की कहानी सुनाकर श्रद्धा को मनोज से दूर करने की उसकी कोशिश बेकार हो गई थी। मनोज की सच्चाई जानकर श्रद्धा उनसे दूर नहीं हुई, बल्कि उनकी कहानी से वह प्रेरित हो रही थी। श्रद्धा के इस उदार मन को देखकर मनोज देर तक अपने गांव और ग्वालियर के किस्से उन्हें सुनाते रहे। श्रद्धा कभी उनके संघर्ष के किस्से सुनकर गंभीर हो जाती, कभी आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके उन्हें देखती रहती, कभी किसी बात पर देर तक हंसती रहती। शाम अब रात में तब्दील हो गई थी। अतीत की अपनी असफलताओं को भुलाकर दोनों भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे थे। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। वह श्रद्धा से और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने उन्हें आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिले तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरे दोस्त थे। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। वह इस तरह से उन्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। सिविल सर्विस की परीक्षा का क्या भविष्य है? मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है। सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। आगे की तैयारी अब मैं शायद अपने घर से ही करूं। जिंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है। वह इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानते थे कि एक बार दूर होने पर दोबारा कैसे ढूंढ पाएंगे वह श्रद्धा को। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर मुझे मिलेगा? श्रद्धा ने उनकी कॉपी पर अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर लिख दिया। उम्मीद खत्म नहीं होती कभी। मनोज ने अपने मन की बात को कहने की फिर हिम्मत की। श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है, पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा, ना ही कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने जरूर साकार हो जाएंगे। श्रद्धा मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब देते हुए कहती हैं कि मनोज,
तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलताओं से ना घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझे भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है। फिर वह श्रद्धा से पूछते हैं कि क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? पता नहीं मनोज। श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला यह दिन फिर कभी लौट कर आएगा? मनोज को नहीं पता। उनके होंठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़े रहे। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखते रहे जब तक वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मनोज अब वापस ग्वालियर आ गए थे। पीली कोठी में अविनाश मुदगल नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने मनोज के सामान्य अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर चेक किए। अविनाश के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे बहुत अच्छा लिखा है। अविनाश ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज, कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे? अविनाश अभी भी पेपर में टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब वह ऐसे नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने पेपर लिया और उस स्थान पर उंगली रख दी जहां वह टॉपिक लिखा था। अविनाश ने उस स्थान को देखते हुए कहा जहां मनोज की उंगली रखी हुई थी, या तो टूरिज्म इन इंडिया है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पेपर पढ़ा तो वहाँ टेररिज्म नहीं, टूरिज्म में लिखा हुआ था। मनोज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया। इस पेपर में पास नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट की एक भी कॉपी चेक नहीं होंगी। मनोज अब अपने कमरे पर जाकर रोने लगे। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो गया। पर मनोज की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश मनोज ने उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। इस उम्मीद से पैदा हुए आत्मविश्वास के कारण उनकी इच्छा एक बार फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। वह श्रद्धा के घर का फ़ोन नंबर ढूंढ रहे थे, पर बहुत कोशिश करने पर भी नंबर नहीं मिला तो वह निराश होकर बैठ गए। इंग्लिश आगे कोई रुकावट ना डाले, इसके लिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन ले लिया और यहाँ पर पांडे को योगिता नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। और फिर धीरे धीरे पांडे और योगिता में भी दोस्ती हो जाती है। मनोज श्रद्धा से बात करना चाह रहे थे, पर बहुत कोशिश के बाद भी उनसे बात नहीं हो पा रही थी और इसलिए उन्होंने पांडे से सलाह ली और अंत में पांडे के सलाह पर मनोज अल्मोड़ा जाने को तैयार हो जाते हैं। और अब मनोज श्रद्धा के घर अल्मोड़ा पहुंच गए थे। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। और इसके बाद थोड़ी देर तक वो लोग बात करते हैं। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे कि श्रद्धा को बुला दीजिए। उन्होंने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकालकर अपने हाथ में ले लिए और बोले, आंटी जी, ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ, ये नोट्स मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई, पर जल्दी हार ना मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके कहा, श्रद्धा का फ़ोन नंबर चाहिए, मेरे पास था पर मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उनके बारे में क्या सोच रही होंगी।
श्रद्धा की मम्मी उधार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फ़ोन नंबर मनोज को दे दिया। उन्होंने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फ़ोन लगाया। हेलो, मैं मनोज बोल रहा हूँ श्रद्धा। मनोज तुम? श्रद्धा उन्हें पहचान गई। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा ने पूछा। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाए। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा ने पूछा। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। और फिर मनोज ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए यहाँ आया था। आंखें बंद किए, आंखों में श्रद्धा को बसाए, डरी हुई आवाज़ में, डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से कह दिया, आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार लड़का समझती थी। आगे से मुझे फ़ोन मत करना। पिछली सी कड़की और मनोज के दिल पर गिर पड़ी। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी के बाहरी बस स्टैंड पर बैठ गए। उन्हें श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप वहीं बैठे रहे। तभी मनोज को किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप मनोज शर्मा हैं? या एसटीडी वाला था? आपका फ़ोन है, उसने कहा। मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचे। श्रद्धा फिर से फ़ोन पर थी। इस बार उन्होंने अपनी नाराज़गी को छुपाते हुए कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्ज़ाम कैसा गया? मनोज ने कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया। इंग्लिश के पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्ज़ाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वह तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम अल्मोड़ा बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कुछ नहीं कह पाए। वह चुपचाप फ़ोन पर श्रद्धा को केवल सुनते रहे। लेकिन श्रद्धा की बातों से उन्हें लग रहा था कि उनका खाली मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब कहीं कोई भय या आशंका नहीं बची। न श्रद्धा के प्रति, न अपने भविष्य के प्रति। श्रद्धा के संदेश को मन में बसाए वह वापस ग्वालियर आ गए। मनोज के पैसे अब खत्म हो गए थे। उन्हें पता चला कि पिता गांव आए हैं, तो वह उनसे मिलने और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेने गांव चले गए। गांव पहुंचते ही उन्हें बल्ले और विष्णु मिल जाते हैं और मिलते ही अपना व्यंग शुरू कर देते हैं। अपने दोस्तों की बात सुनकर मनोज अपमानित सा अपने घर की ओर चले जाते हैं। मनोज अगले दिन माँ से 2000 रुपये लेकर वापस ग्वालियर चले गए। उम्मीद के साथ गांव जाने वाले मनोज लौटते समय अपने साथ नाउम्मीदी और हताशा लेकर आए थे। इधर योगिता ने अपनी दीदी की शादी के लिए मनोज, पांडे और बाकी सबको इनवाइट किया और कहा कि आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा। योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज तैयार हो गए। अविनाश के पास लाल रंग की मारुति कार थी, इसलिए उसने शादी में जाने के लिए अविनाश को भी तैयार कर लिया। शादी के भोजन के बदले अपनी कार ले जाने के लिए अविनाश तैयार हो गया। शादी में पहुंचकर पांडे योगिता को देखते हैं कि योगिता काफ़ी खुश नज़र आ रही और पांडे को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पांडे उस शादी में आए हैं और पांडे को देखकर योगिता खुश हो रही हैं। पर अविनाश की नज़र बारीक थी। उसने पांडे को वह दिखाया जो पांडे नहीं देख पा रहा था। अविनाश ने पांडे से कहा, योगिता तुम्हारे कारण खुश नहीं है पांडे।
वह देखो, काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का खड़ा है ना, वह उसके कारण खुश है। पांडे तनाव में था। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं खुद पता लगाता हूँ। रुको पांडे, मैं पता लगाता हूँ, तुम शांत रहो। मनोज ने विचलित पांडे को कंट्रोल करते हुए कहा। मनोज ने योगिता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के से हाथ मिलाकर कहा, हेलो, मैं मनोज। लड़के ने विनम्रता से कहा, हेलो, मैं शशांक। योगिता ने शशांक का परिचय दिया। ये शशांक हैं, इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मनोज पूरी तरह कंफर्म करना चाह रहे थे कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योगिता से कहा, योगिता, शशांक अच्छा लड़का है। जिस पर योगिता मनोज से पूछती हैं, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योगिता से कहा, योगिता, इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योगिता ने अपना सिर केवल ना के इशारे में हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह इंग्लैंड जाकर इन दोनों को नहीं भूलेंगी। मनोज ने अविनाश से कहा, तुम सही थे अविनाश। और पांडे को यह सच जानकर काफ़ी दुख होता है और वह काफ़ी उदास हो गया था। सिविल की प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की यह प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। मनोज का यह दूसरा और पांडे का पहला अटेम्प्ट था। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थीं, लेकिन हार ना मानना तो मनोज की आदत थी। उन्होंने वापस से अपने आप को एकाग्र करके पढ़ाई शुरू की, लेकिन इसके साथ ही साथ उनका मन हमेशा श्रद्धा को याद कर रहा था। श्रद्धा से अभी भी उनकी बात नहीं हो पा रही थी और एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीटी से फ़ोन लगा ही दिया। श्रद्धा ने उन्हें बताया कि उनकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, इसलिए फिर से तैयारी के लिए वह दिल्ली जा रही हैं। मनोज के लिए अच्छी खबर थी। वह भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने को तैयार हो गए। दिल्ली जाकर एक बार फिर मनोज और श्रद्धा की मुलाकात होती है। श्रद्धा ने मनोज से कहा, कैसे हो? मनोज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हूँ। मनोज के लिए श्रद्धा का साथ ही बड़ी बात थी। रोज़ श्रद्धा से मिलने के लिए उन्होंने पढ़ाई को अपना आधार बनाया। मनोज ने श्रद्धा से रोज़ शाम को 2 घंटे साथ में हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो श्रद्धा तैयार हो गई। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। श्रद्धा ने मनोज से पुस्तक मेले में चलने के लिए पूछा तो वह तैयार हो गए। मनोज एक स्टॉल पर खड़े हो गए और किताबें उठाकर देखने लगे। विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लिंकन की जीवनियाँ उस स्टॉल पर थीं। वह उन किताबों को उठा उठा कर देखते और देखकर वापस रख देते। श्रद्धा ने कहा, मनोज, तुम ये किताबें लेना चाहते हो क्या? महापुरुषों की ये जीवनियाँ बहुत प्रेरणादायक हैं। श्रद्धा की बात सुनकर उन्होंने कहा, श्रद्धा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। सरल श्रद्धा ने प्रभावित होकर उनसे पूछा, ये तुमने कब पढ़ ली? मनोज ने कहा, मैंने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में नौकरी की थी, वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। मनोज के हाथ में एपीजे अब्दुल कलाम सर की किताब अग्नि की उड़ान थी। किताब की कीमत देखकर उन्होंने वह किताब वापस रख दी। किताबों के स्टॉल से आगे बढ़कर दोनों कॉफ़ी की एक दुकान पर आकर बैठ गए। फिर श्रद्धा ने मनोज को ऐसे पढ़ाने की बात की जिससे मनोज को इंग्लिश एस्से में फिर से दिक्कत ना हो। प्यार की बात करने के मनोज के अरमानों को श्रद्धा ने इंग्लिश की पढ़ाई के नाम पर ठंडा कर दिया। मनोज फिर से कुछ नए शब्द तलाशने लगे। आज वह श्रद्धा से कुछ कहने की ठान कर आए थे शायद, लेकिन कुछ कहने की उनकी हिम्मत श्रद्धा के सामने जवाब दे रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मेरी एक किताब स्टॉल पर रह गई है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। 5 मिनट बाद श्रद्धा अपने हाथ में एक किताब लिए तेज चाल से वापस आ गई। श्रद्धा ने अपने साथ लाई हुई किताब उन्हें देते हुए कहा, मनोज, यह तुम्हारे लिए। मनोज के हाथ में कुछ देर पहले अधिक कीमत के कारण
स्टॉल पर छोड़ी गई किताब अग्नि की उड़ान थी। मनोज ने किताब का पहला पन्ना खोलकर देखा, जिस पर लिखा था मनोज की उड़ान के लिए। जब मनोज वापस आए तो एक बार फिर पांडे मनोज को श्रद्धा से दूर रहने के लिए बोलने लगा और मनोज से बिना किसी बात के लिए बहस करने लगा। तब मनोज ने कहा, जब तक योगिता से तुम्हारा प्यार चल रहा था तब तक तुम्हें श्रद्धा से कोई समस्या नहीं थी, अब तुम्हें फिर से कष्ट होने लगे। मनोज ने पांडे को उसकी असलियत बता दी। मनोज की इस सच्चाई से पांडे तमतमा गया। वह अपने पलंग से खड़ा हुआ। उसने खड़े खड़े मनोज से कहना शुरू किया, मनोज, अब तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या श्रद्धा के साथ। अपना निर्णय बताओ, मैं या श्रद्धा। मनोज को पांडे से इस तरह की जिद की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उदास होकर पांडे से कहा, मैं श्रद्धा के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मनोज। इतना कहकर पांडे ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया, उसमें किताबें रखीं, कपड़े भरे और पांडे कमरे से बाहर निकल गया। मनोज ने तय किया कि वह पापा से कहेंगे कि उन्हें 1 साल तक हर महीने 2,000 रुपये भेजते रहें, जिससे वह दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सकें। पर घर पर फ़ोन करके उन्हें पता चलता है कि एक बार फिर उनके पिता सस्पेंड हो गए हैं और वह इतना ज़रूर समझ गए कि उनसे पैसों की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए वह निराश होकर वापस अपने कमरे पर आ गए। मनोज कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहे थे कि श्रद्धा आ गई। मनोज ने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर उन्होंने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने आज संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले ना मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। और फिर श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वह लोग बुंदेलखंड के खेतिहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे समाप्त हो गए, इसलिए उन्हें अब वापस जाने के लिए किराए की ज़रूरत है। मनोज ने उस आदमी से पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें वापस अपने गांव जाने के लिए? 1,000 रुपया, मजदूरों के दल के बुजुर्ग आदमी ने कहा। मनोज ने सोचने में एक पल भी गंवाए बिना अपनी जेब में पड़ा 100 रुपये का नोट उस मजदूर को दे दिया। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या पता ये लोग सही भी कह रहे हैं या नहीं। उनका यह पैसे कमाने का तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है कि यह झूठ बोल रहे हो। मुद्दा यह नहीं है कि ये सही है या गलत, मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये ज़रूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है बस। मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेश आ ही नहीं रहा। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1,000 रुपये मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने को 1,000 रुपया है? नहीं, मनोज ने उत्तर दिया। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1,000 रुपये? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूँ, अब मुझे इन्हें 1,000 रुपये देना ही है। उन्होंने शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यथा सुनाकर कुछ पैसे मांगने शुरू किए। वह हर आने जाने वाले से, दुकानदारों से पैसे मांग रहे थे। कुछ लोग उन्हें दुत्कार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने उन्हें पैसे नहीं दिए। श्रद्धा उन्हें समझा रही थी,
पर वह कुछ भी समझने को अभी तैयार नहीं थे। श्रद्धा उन्हें कुछ भी नहीं समझा पा रही थी। वह फिर से मंदिर में चले गए। उन्होंने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे देंगे। मनोज ने पुजारी जी को समझाते हुए अपनी बात कही, आप जैसा तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं। हम सांसारिक लोगों से ज़्यादा उनकी लीला समझते हैं। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उन्होंने आगे कहा, आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी। पुजारी जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर उनका मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। उन्होंने मनोज को आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। इसके बाद अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने वाले भक्तों से पुजारी जी गरीबों के लिए दान मांगने लगे। उनकी बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी ही देर में 1,000 रुपये इकट्ठे हो गए। पुजारी जी को धन्यवाद देकर मनोज ने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उनका एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उन्होंने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है। अब यह तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पैसे न मिलने से दिल्ली में उनका रुकना असंभव हो जाएगा, यह वह जानते थे। मनोज मकान के जिस फ्लोर पर रहते थे, उनके साथ वाले कमरे में वरुण नाम का सीनियर लड़का रहता था। मनोज ने वरुण से बात की, वरुण सर, क्यों ना हम लोग कुक को हटा दें। आजकल अच्छा खाना नहीं बना रहा, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूँगा। बाजार से सब्जी और दूसरा सामान लाने का काम भी मैं कर दूँगा। मेरे पास अभी घर से पैसे आना बंद हो गए हैं, इसलिए खाने के लगने वाले पैसे मैं नहीं दे पाऊँगा। वरुण और उसका पार्टनर कुक की लेट लतीफ़ी और बेस्वाद खाने से पहले ही दुखी थे। मनोज का प्रस्ताव उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने मनोज को कुक की जगह खाना बनाने का और किचन के दूसरे काम करने की अनुमति दे दी। मनोज की भोजन की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अभी भी दिल्ली में रहने के लिए उन्हें किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई। मुझे यदि दिल्ली में रहना है तो अब कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। खाने की व्यवस्था तो हो गई, मैंने कमरे पर अपने पार्टनरों का खाना बनाना शुरू कर दिया है, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्चे के लिए 1,000 रुपये तो हर महीने चाहिए होंगे। दोनों ने मुखर्जी नगर की कई कोचिंग में काम की तलाश की। किसी ने कहा उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज़ 8 घंटे देने पड़ेंगे। किसी ने कहा कि उनके यहाँ क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर उस काम के लिए सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा पास होने की शर्त लगा दी। मनोज की वह स्थिति हो गई जो लाइब्रेरी में नौकरी करने के पहले थी। वही निराशा उनके सामने फिर से आ गई थी जो एक बार ग्वालियर में वह देख चुके थे। एक दिन मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा के हॉस्टल से थोड़ी दूर एक बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी थीं। मनोज अब उन कारों के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उन कारों को साफ कर रहा है। मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया, तुम्हें इन कारों को साफ करने के कितने पैसे मिलते हैं? लड़के ने कहा, क्यों बताएं? मनोज को लड़के का उत्तर अजीब लगा, लेकिन उन्होंने डरते डरते उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। घंटी बजते ही अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। वह डर के 2 कदम पीछे हट गए। कुछ देर में एक महिला आई। मनोज ने उनसे कहा, मैडम,
मैं कार साफ करने का काम करता हूँ। क्या मुझे आपकी कार साफ करने का काम मिल सकता है? महिला सभ्य थी। उन्होंने मनोज से विनम्रता से कहा, नहीं भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ करते हैं। वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर हैं, इसलिए इस लड़के को बुलाया है। महिला की बात सुनकर निराश मनोज वापस जाने लगे। थोड़ी दूर पहुंचने पर उन्होंने कार धोने वाले लड़के की आवाज़ सुनी, तुम्हें मैडम बुला रही हैं। वह वापस गेट के पास पहुंच गए। महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 2 घंटे हमारे कुत्तों को घुमा सकते हो? आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को शायद वर्कर की सख्त ज़रूरत थी। शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी, पर कुत्ते घुमाने का काम क्या उन्हें शोभा देगा? उनके दोस्त क्या कहेंगे? फिर उन्हें लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में काम करना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना है तो सब पैसे कमाने के तरीके ही। यह सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास ही बहुत से लोग करते हैं। फिर इसमें कैसा संकोच, कैसी शर्म। महिला ने 500 रुपये एडवांस में उन्हें दे दिए। वह खुश थे। उनके दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई। अब मनोज रात को श्रद्धा को उनके हॉस्टल तक छोड़कर कुत्ते घुमाने जाने लगे। उन्होंने तय किया कि वह नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएंगे। उन्हें यह भी डर लगने लगा कि कहीं उनका कोई दोस्त उन्हें कुत्ता घुमाते हुए ना देख ले, कहीं श्रद्धा उन्हें ना देख लें। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। वह कुत्ता घुमा कर रात को 10 बजे वापस कुत्तों को छोड़ने जा रहे थे कि उन्हें श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को 2 कुत्ते लिए देखा तो आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके हैं मनोज? मनोज को समझ नहीं आया कि वह क्या कहें, पर श्रद्धा से झूठ बोलने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिल गया है। रोज़ 2 घंटे शाम को 800 रुपये मिलते हैं। इस महीने का तो एडवांस भी मिल गया। मैंने कमरे का किराया भी दे दिया। मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? श्रद्धा ने मनोज से पूछा। कहो श्रद्धा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या? श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते घुमाने में साथ जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कुत्ते घुमाते हुए संकोच नहीं होगा? फिर श्रद्धा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। 2 महीने पहले दी हुई यूपी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया। ग्रुप में से केवल अविनाश की यूपी मुख्य परीक्षा क्लियर हुई थी। मनोज उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में असफल होने से दुखी थे। मनोज दुखी और निराश अपने कमरे पर बैठे थे। अब उनके पास अपनी असफलता के मूल्यांकन के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मनोज की स्थिति समझते हुए और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धा बोली, मनोज, अपनी असफलता से दुखी होने का कोई लाभ नहीं, बल्कि चिंतन करने की ज़रूरत है कि असफलता क्यों मिली। यही यही चिंतन तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करनी चाहिए। बिना कोचिंग के तुम्हें इन विषयों में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मनोज कोचिंग के लिए पैसों की व्यवस्था करने कुछ दिनों के लिए गांव चले गए, लेकिन माँ के पास पैसे नहीं थे। लेकिन मनोज के परिश्रम को देखते हुए माँ ने फिर से कहीं से उधार लेकर पैसे उन्हें दे दिए। मनोज को गए हुए अभी 5 दिन हो गए थे। श्रद्धा को मनोज की कमी खल रही थी। मनोज दिल्ली आ गए। मनोज के आने से श्रद्धा सुख से भर गई। उनका अकेलापन दूर हो गया और अब श्रद्धा के चेहरे पर एक साथ मुस्कुराहट आ गई थी। वह कुर्सी से उठी, इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण उठा ली और मनोज को देते हुए कहा, मनोज, तुमने बहुत दिन अपने घर में बर्बाद किए, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। लो, ये लेख बहुत अच्छा है। इसमें भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं। तुम जोर से पढ़ो। मनोज और श्रद्धा दोनों की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो गई। मनोज की तीसरी और श्रद्धा की पहली प्रीलिम्स थी यह। अपने प्यार के साथ मनोज प्रीलिम्स में सफल हो गए थे,
जबकि पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले, प्यार के माहौल से दूर रहने वाला पांडे फिर असफल हो गया था। मुख्य परीक्षा होने तक श्रद्धा और मनोज दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। पैसों के लिए मनोज अभी भी 2 घंटे कुत्ते घुमाने का काम कर रहे थे। एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया। मनोज और श्रद्धा का मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ, लेकिन उनके मित्र अविनाश का आईएएस और यूपीपीएससी दोनों में एग्ज़ाम क्लियर हो गया और इसलिए अविनाश ने पार्टी दी जिसमें सभी लोग आए हुए थे। मनोज ने पढ़ाई के सही तरीके को तलाशने के लिए चिंतित होकर अविनाश से पूछा, अविनाश, बताओ ना क्या तरीका रहा तुम्हारी पढ़ाई का? तुम्हारे अनुभव से हम लोगों को भी लाभ होगा। अरे कुछ विशेष नहीं, किसी दिन समय निकाल कर आओ तो विस्तार से बात करेंगे, अविनाश ने मनोज को टालते हुए कहा। पर तभी पांडे बोल पड़ा, अविनाश, मनोज के पास समय कहाँ है इन व्यर्थ की बातों के लिए, वे तो पहले ही बहुत व्यस्त हैं। पांडे ने अपने सामने बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे नवल से कहा, क्यों नवल, मैंने कहा था ना कि प्यार के कारण मनोज का सिलेक्शन असंभव है। उसने पास बैठी श्रद्धा का भी कोई लिहाज नहीं किया। अविनाश ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास मत करो पांडे। अविनाश की बात का पांडे पर कोई असर नहीं हुआ। वह मनोज की असफलता की अपनी भविष्यवाणी से अति उत्साहित हो गया था। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मनोज के घाव पर नमक छिड़कना शुरू किया। मनोज जी, आप एक सीन की कल्पना कीजिए। आज से 10-15 साल बाद जब आपको श्रद्धा जिंदगी के किसी मोड़ पर मिलेंगी और पूछेंगे कि मनोज आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? आटा चक्की पर काम कर रहा हूँ या जौरा से मुरैना टेम्पो चला रहा हूँ। पांडे की बात सुनकर मनोज और श्रद्धा का चेहरा उतर गया। मनोज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पांडे पार्टी के इस माहौल में इतनी घटिया बात कर सकता है। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। मनोज कभी श्रद्धा को देखते, कभी पांडे को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। पांडे की बात सुनकर अविनाश भड़क गया। पांडे, यदि तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो तो अपना मुंह बंद रखो। तुम तो प्रीलिम्स में ही फेल हो गए थे, तुमने कौन सा तीर मार लिए? मनोज ने कम से कम मेंस परीक्षा तो दी है। अपमान और शर्मिंदगी के कारण श्रद्धा का पार्टी में बैठना मुश्किल हो गया। वह अपने आंसू पोंछती हुई उठी और पार्टी छोड़कर जाने लगी। मनोज भी उनके पीछे चले गए। दोनों दोनों मुखर्जी नगर के पार्क में जाकर बैठ गए। मनोज ने गुस्से में श्रद्धा से कहा, मैं पांडे को कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये अपमान मैं नहीं भूलूंगा। श्रद्धा ने ठंडी आवाज़ में कहा, पांडे ने तो हमें आईना दिखाया है, असफलता ऐसे ही अपमानित होती है। अब इन अपमानों की आदत डाल लो मनोज। इसलिए मैं कहती थी कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, बेकार की बातों को दिमाग से निकाल दो। पर तुम्हारे साथ अब लोग मेरा भी अपमान कर रहे हैं। पांडे के कड़वे व्यंग से आहत मनोज को उम्मीद थी कि श्रद्धा पांडे को भला बुरा कहेंगी। ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूँ मैं जो बार बार मुझे अपमानित किया जाता है? तुम भी मुझे ही गलत कह रही हो। पहले से अपमानित मनोज की आवाज़ थड़थड़ाने लगी। आवाज़ सामान्य से तेज हो गई। उन्होंने अपने कंपकपाते हुए हाथों से पार की बेंच के हाथे को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ मनोज, पर बार बार ये प्यार अधूरी बातें कह पाए श्रद्धा मनोज से। वह बात उलझी हुई थी कहीं। मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी श्रद्धा, मैं क्या करूं? नहीं निकलती तुम मेरे दिल से, मैं क्या करूं? कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं प्यार नहीं कर रहा, मैं तो केवल सांसें ले रहा हूं तुम्हारे नाम की। पांडे पूछता है कि 15 साल बाद तुम पूछोगी कि मैं क्या करता हूं, तो मैं क्या कहूँगा? 10-20 साल बाद नहीं, हजारों साल बाद भी तुम पूछोगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो भी मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे नाम के साथ सिर उठाए खड़ा हूँ। ना जाने कब से मनोज के मन में दबी हुई प्यार की चिंगारी भड़क उठी। बिना किसी संकोच के मनोज ने श्रद्धा के सामने अपना प्यार अभिव्यक्त कर दिया। आज
मनोज की बात सुनकर ना जाने कब से रुके हुए आंसू उनकी आंखों में आने को तरस रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। एक दो मिनट बाद उन्होंने कहा, चलो मनोज, देर हो रही है। श्रद्धा हॉस्टल के गेट से सटकर खड़ी हो गई। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम में अगर क्षमता नहीं होगी तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना था। अपनी क्षमता के साथ न्याय न करना खुद से और इस समाज से अन्याय करना होगा। सारे अपमानों से बदला लेने का केवल एक और एक ही तरीका है, और वह है सफल होकर दुनिया के सामने खड़े हो जाना। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम में अगर क्षमता नहीं होती तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना था। अपनी क्षमता के साथ न्याय न करना खुद से और इस समाज से अन्याय करना होगा। सारे अपमानों से बदला लेने का एक और केवल एक ही तरीका होता है, वह है सफल होकर दुनिया के सामने खड़े हो जाना। उन्होंने आगे कहा, मनोज, मैं केवल 2 घड़ी तुम्हें याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मनोज ने श्रद्धा को एकटक देखते हुए कहा, अब उलट पुलट कर दो ना ये दुनिया प्लीज। श्रद्धा ने मनोज के प्यार और उनकी क्षमताओं को एकसार कर दिया। इतना कहकर श्रद्धा ने एक पल मनोज को देखा और पलट कर हॉस्टल में चली गई। यह सुनकर मनोज के अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा आ गई। क्या प्यार किसी के भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है? मनोज को लग रहा था कि वह दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उड़ रहे हैं, और उड़कर अविनाश के कमरे पर नहीं जा रहे, बल्कि आसमान के तारे तोड़ने जा रहे हैं। अब तक की असफलता की निराशा पीछे छूटती जा रही थी और सफलता की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। 10 मिनट लगातार दौड़ने के बाद वह अविनाश के कमरे पर पहुंच गए। मनोज ने बिना किसी समय बर्बाद किए हुए अविनाश से कहा, अविनाश, मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है। मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम मुझे बताओ कैसे पढ़ाई करना है। अविनाश समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी अविनाश ने कहा, कल आ जाते, रात को क्यों परेशान हुए? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। एक एक पल मेरे लिए कीमती है। अविनाश ने अपने हाथ में बंधी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, अब तुम पढ़ाई के सही ट्रैक पर आ गए हो। इसी खुशी में ये गिफ्ट मेरी तरफ से। और अविनाश ने बहुत ही अच्छे तरीके से मनोज को सारी टिप्स दे दी। अगले दिन उन्होंने श्रद्धा से अपनी पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अविनाश एकदम सही कह रहे हैं, श्रद्धा ने कहा। मैं तो अब उत्तरांचल पीसीएस पर फोकस करूंगी। तुम्हें अपने चौथे और आखिरी अटेम्प्ट की तैयारी करना है। केवल उस पर फोकस करो। अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इसलिए उन्होंने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने में समय बर्बाद करने से मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वह अपने खर्चे कम कर देंगी, जिससे मनोज को पैसों के लिए अधिक परेशान न होना पड़े। श्रद्धा ने एक लड़की को रूम पार्टनर रख लिया, जिससे 1,000 रुपये श्रद्धा के बचने लगे। यह पैसे मनोज के कमरे का किराया भरने के काम आने लगे। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का काम बंद कर दिया। मनोज को अब समझ आ गया था कि उन्हें मुख्य परीक्षा कैसे पास करनी है, लेकिन उन्हें जनरल स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी और बिना कोचिंग के जनरल स्टडीज़ में अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते थे। यह बात मनोज जान गए थे। एक दिन श्रद्धा ने मनोज से कहा कि उनकी सहेली एक कोचिंग में सामान्य अध्ययन पढ़ने जाती है। विनय सर ने तय नाम से 1 महीने पहले ही यह कोचिंग खोली है। मनोज श्रद्धा के साथ थे कोचिंग पहुंच गए। श्रद्धा ने विनय सर से कहा, सर, हम 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसों के अभाव में केवल एक ही फीस दे पाएगा। मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया, सर, मेरे पास फीस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, पर सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की,
यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ यह अन्याय होगा। मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, सर, बिना जनरल स्टडी की कोचिंग के मेरा सिलेक्शन संभव नहीं है। सिलेक्शन के बाद जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी, मैं सबसे पहले आपकी फ़ीस चुकाऊंगा। मनोज की बात सुनकर विनय सर हंस दिए। फिर उन्होंने अपनी टेबल के ड्रावर में से 8,000 रुपये निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फीस तो तुम्हारी माफ़ नहीं हो सकती, इसलिए यह पैसे लो और काउंटर पर जमा कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब वापस कर देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उनके लिए अपनी जेब से 8,000 रुपये दे रहा था। मनोज का मन विनय सर के प्रति सम्मान से भर गया। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था। मनोज ने प्रीलिम्स क्लियर कर ली थी। श्रद्धा ने आईएएस का यह प्रीलिम्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद आए रिजल्ट में उनकी उत्तरांचल पीसीएस के प्रीलिम्स क्लियर हो गई। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मनोज दुगने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए। उन्हें अब रात दिन का होश नहीं रहता था। 20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज 25-30 पेज तक पहुंच गया। एक अजीब सा पागलपन उन पर छा गया था। उनके दिमाग में इस समय केवल पढ़ाई ही पढ़ाई थी। वह सब भूल गए थे, घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सब। केवल याद करना, लिखना, बस यही उनका जीवन का लक्ष्य बन गया था। परीक्षा आ गई। मनोज का सेंटर दिल्ली में ही था। उनके सभी पेपर हो गए। श्रद्धा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा और मनोज आईएएस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करने लगे। रिजल्ट आ गया। मनोज और अविनाश का मेंस क्लियर हो गया। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की अनिश्चितता में डूब रही थी। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया। श्रद्धा ने मनोज से आगे कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊँगी पापा के साथ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देकर मैं वापस आ जाऊँगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कंफर्म करना चाहा, श्रद्धा, अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे दिन ही वापस आ जाना। तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो। तुम्हारे इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा ने आश्वासन दिया और अगले दिन श्रद्धा अल्मोड़ा चली गई। एक शाम श्रद्धा का फ़ोन मनोज के कमरे के नीचे एसटीडी पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। फिर कुछ देर रुककर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं दिल्ली जल्दी नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों श्रद्धा, क्या हुआ? श्रद्धा ने दुखी स्वर में कहा, दिल्ली से किसी ने पापा को फ़ोन करके यह बता दिया है कि मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि जब से यह फ़ोन आया है तब से पापा दुखी हैं। किसने किया होगा यह फ़ोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। मुझे क्या पता, श्रद्धा ने किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज एसटीडी से जब अपने कमरे पर आया तो परेशान था। 5 दिन बाद श्रद्धा का फिर फ़ोन आया। इस बार श्रद्धा ने चहकते हुए मनोज से कहा, मनोज, मेरा उत्तरांचल पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, वाह श्रद्धा, यह तो बहुत बड़ी खबर है। लगता है आज का दिन ईश्वर ने हमारे नाम लिख दिया है। हाँ मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया। पापा बहुत खुश हैं, श्रद्धा ने मनोज से कहा। श्रद्धा के सिलेक्शन की खुशी में मनोज को अपने इंटरव्यू की चिंता हो आई। श्रद्धा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना? श्रद्धा ने उदास स्वर में मनोज से कहा, मनोज, जब से दिल्ली से वह फ़ोन आया है, मेरे पापा को लगता है मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, क्या किसी से प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा कुछ नहीं कह पाई। एक दिन श्रद्धा के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उनके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा के साथ उनके मम्मी पापा को भी मंच पर बिठाया गया। श्रद्धा को उनकी प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया।
श्रद्धा से स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। श्रद्धा ने बोलना शुरू किया, आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भैया बहनों, ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले ही यहाँ इसी जगह हुआ था, जिसमें एमबीबीएस के लिए चयनित बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी, उदास। मेरे पापा को मेरी सफलता का पूरा भरोसा था, पर मैंने पापा का भरोसा तोड़ दिया था। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली और फिर आगे कहना जारी रखा, मैंने उस दिन खुद को वचन दिया कि मैं अपने पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा ने आगे कहना जारी रखा, बच्चों, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट यह है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटते हैं या नहीं। हमें वादे करना चाहिए खुद से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से कि जब तक हमें अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। वह कुछ देर चुप नहीं। हॉल में तमाम बच्चों के माता पिता भी उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर श्रद्धा आगे बोली, पर मेहनत करते बच्चों के मन में माता पिता को भी यह भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारी तरफ फैली हुई हैं। आज तुम असफल हो भी गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर असफलता में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा अपने स्पीच के अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया, केवल तभी उसे आपका प्यार ना मिले। यदि वह असफल भी हो गया, तब भी आप उसको उसी तरीके, वह चाहता है आप उसे दिलासा दें, उसको संभाल लें। देखना, आपके इस साथ से, आपके इस प्यार से, आपके इस विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर जरूर सफल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, हर असफलता के बाद एक सफलता जरूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह पर बैठ गई। उनके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे, यदि वह सफल हो गया तभी उसे आपका साथ, आपका प्यार ना मिले। यदि वह असफल भी हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। कल मनोज का इंटरव्यू है, वह अभी भी श्रद्धा का इंतजार कर रहे हैं। इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपनी डायरी पढ़ने लगे। अब तक की अपनी जीवन यात्रा, 12th फेल से लेकर इंटरव्यू की दहलीज पर खड़े अपने जीवन की संघर्ष गाथा। डायरी पढ़ते पढ़ते मनोज को वह दिन याद आ गए जब पांडे उनकी नौकरी लगवाने त्यागी जी के यहाँ ले गया था। आटा चक्की से अपने साथ पीली कोठी पढ़ने के लिए ले गया था। वह आज इंटरव्यू तक पहुंचा है, उसका बहुत बड़ा श्रेय पांडे को भी है। ऐसा सोचकर उनका मन पांडे के लिए कृतज्ञता से भर गया। उनकी इच्छा पांडे से मिलने की होने लगी। मनोज पांडे के कमरे पर गांधी विहार जाने के लिए तैयार हो गए। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकले, सामने से तेज चाल में अपनी आंखों में भरोसा और होठों पर मुस्कान लिए श्रद्धा आती हुई दिखाई दी। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सॉरी मनोज, मैं लेट हो गई। मनोज ने फिर श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे पांडे से मिलने जाना है। अपने जीवन में उसका योगदान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उसके बिना शायद यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। पर पांडे ने तो तुम्हारा अपमान किया था, श्रद्धा ने मनोज से पूछा। नहीं श्रद्धा, पांडे मेरा दोस्त है, उसने ग्वालियर में मेरी बहुत मदद की थी। श्रद्धा, कक्षा 5 की हिंदी में एक पाठ था, हरपाल सिंह की 5 बातें। उसमें कहा गया था कि जिसने आपका कभी भला किया हो उसका साथ कभी मत छोड़ो। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा की आंखें भीग गईं। मनोज, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें चुनकर दुनिया के सबसे अच्छे लड़के को चुना है, जिसके पास ऐसा दिल है, जो सबसे प्यार करना जानता है, जो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। दोनों गांधी विहार पांडे के कमरे पर पहुंच गए। मनोज के साथ श्रद्धा को देखकर पांडे चौंक गया।
उसने गाना बंद कर दिया और उठकर बैठ गया। मनोज ने पांडे से कहा, कल मेरा इंटरव्यू है पांडे। मुझे इंटरव्यू तक पहुंचाने में श्रद्धा के अलावा यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है वह तुम हो। तुमने यदि मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज तुम्हारी शुभकामनाएं बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो पांडे ने श्रद्धा के मन की थाह लेनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा ने पांडे की उम्मीद को गलत साबित करते हुए कहा, मुख्य बात है कि मनोज ने अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की। अब अगर नहीं हुआ तो दुनिया में दूसरे बहुत काम है करने को। मेरे लिए मनोज इम्पोर्टेंट है, वह क्या बनता है या इम्पोर्टेंट नहीं। अंतिम वाक्य कहते समय श्रद्धा की नज़रें झुक गईं। मनोज और श्रद्धा को दूर करने के सारे षड्यंत्र पांडे के बेकार चले गए थे। इसलिए उसने अब बदली हुई परिस्थिति से समझौता करना बेहतर समझा। आश्वासन और सांत्वना पाकर पांडे का मन भी हल्का हो गया था। कुछ देर बाद पांडे उन दोनों को गांधी विहार ऑटो स्टैंड पर छोड़ने चला गया। ऑटो का इंतजार करते मनोज से पांडे ने कहा, मनोज, मैंने श्रद्धा के घर फ़ोन किया था। भावावेश में पांडे ने अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है कि इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। किया था। भावावेश में पांडे ने अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है कि इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। मैंने श्रद्धा के घर फ़ोन किया था। भावावेश में पांडे ने अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है कि इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। सकता है कि इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। हो सकता है कि इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। इच्छा छुपी हो। की कोई अलग इच्छा छुपी हो। मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है कि इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। कुछ देर बाद पांडे उन दोनों को गांधी विहार ऑटो स्टैंड पर छोड़ने चला गया। ऑटो का इंतजार करते मनोज से पांडे ने कहा, मनोज, मैंने श्रद्धा के घर फ़ोन किया था। भावावेश में पांडे ने अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है कि इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। मनोज और श्रद्धा यूपीएससी के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। मनोज जीवन में पहली बार कोई इंटरव्यू देने जा रहे थे। मनोज और श्रद्धा यूपीएससी के ऑफिस पहुंच गए। मनोज को अंदर भेजकर श्रद्धा भी पार्क में जाकर बैठ गई। मनोज ने कमरे में जाते ही सबसे पहले सभी को नमस्कार किया और अपनी बैठने वाली कुर्सी के पास जाकर खड़े हो गए। डॉक्टर मेहता ने मनोज को बैठने का इशारा किया तो वह धन्यवाद कहकर बैठ गए और अब मनोज का इंटरव्यू शुरू हो गया। डॉक्टर मेहता ने मनोज से पूछा, अच्छा मनोज, तुम सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो? तुम्हें प्रशासन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मनोज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, सर, मैं टेम्पो चलाता था। एक बार मेरा टेम्पो पुलिस ने पकड़ लिया। मैं एसडीएम दुष्यंत सिंह के पास गया। दुष्यंत सर की ईमानदार एवं त्वरित कार्रवाई देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तभी से मेरी इच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने की होने लगी। दूसरे मेंबर जो मनोज की फाइल पर बहुत देर से नज़रें गड़ाए हुए थे, उन्हें फाइल देखते हुए मनोज से पूछा, आपकी पीए में सेकंड डिवीज़न है, 12th में सेकंड डिवीज़न है, 10th आपने थर्ड डिवीज़न से पास की है। आप तो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं। अचानक मेंबर का ध्यान फाइल पर किसी विशेष जगह पर गया। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे आपने तो 12th 2 साल में किया है, क्यों?
वही हुआ जिसका डर था। मनोज के सामने 12th फेल राक्षस की तरह मुंह फाड़कर खड़ा हो गया। पर संकट का सामना करने की आदत वह अभी भूले नहीं थे। मनोज ने अपनी बात मजबूती से कही। उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी, इसलिए हिंदी छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया था। डॉक्टर मेहता ने मनोज को घूर कर कहा, आप नकल से 12th पास करना चाहते थे। आज तक ऐसा लड़का हमारे सामने नहीं आया जो यह स्वीकार कर रहा हो कि उसने कभी चीटिंग करके पास होने की कोशिश की हो। पता नहीं कहाँ से मनोज के भीतर आत्मविश्वास पैदा हो गया था। वह डॉक्टर मेहता के इस व्यवहार से घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने डॉक्टर मेहता की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, आप कभी मुरैना जाइए, वहाँ की स्कूल देखिए। आज भी नकल से बच्चे पास हो रहे हैं वहाँ। क्या इसमें उन बच्चों की गलती है या उस सिस्टम की जो वहाँ नकल नहीं रोक पाता? एक दुष्यंत सिंह ने एक साल नकल नहीं होने दी और उन्हें चीटिंग करने वाले बच्चों में से एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज आपके सामने बैठा है। अगर उस साल दुष्यंत सिंह नकल नहीं रोकते तो शायद मैं आज भी मुरैना से जौरा टेम्पो चला रहा होता। पर डॉक्टर मेहता मनोज से आगे कहते हैं कि आप कुछ भी कहिए, पर मैंने आपका पूरा कैरियर देखा। आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आपके हमेशा सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं। पर मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। सर, प्रशासन में भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आपकी सच्ची नीयत। डॉक्टर मेहता ने नाराजगी के स्वर में कहा, नो, दिस इज एन एक्सक्यूज टू हाइड योर इग्नोरेंस इन इंग्लिश। हाउ कैन यू सर्व द कंट्री विद दिस वीकनेस? इंग्लिश एक बार फिर उनकी राह में कांटे बिछाने को तैयार थी। उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिख रही थीं। धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग मेंबर ने उन्हें घबराते हुए जानकर पूछा, मनोज, आप पानी पीना चाहेंगे? मनोज कुछ विचार करते हुए एकटक पानी के गिलास को देखते रहे। फिर उन्होंने वह गिलास अपने हाथ में उठा लिया। फिर कुछ सोचकर वह डॉक्टर मेहता से बोले, सर, मैं यह पानी नहीं पी सकता। बोर्ड मेंबर उनके इस व्यवहार पर चौंक गए। एक मेंबर ने पूछा, पानी गंदा है क्या मनोज? मनोज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, पानी तो साफ है, पर मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता। मुझे स्टील का गिलास पसंद है। डॉक्टर मेहता मनोज के उत्तर को नहीं समझ पाए और नाराज होकर बोल पड़े, ये क्या बात हुई? तुम्हें पानी पीने से काम है या गिलास से? कोई भी गिलास हो, पानी तो वही रहेगा ना। मनोज ने बड़ी शालीनता से डॉक्टर मेहता और दूसरे मेंबर से कहा, जी सर, ये मैं कह रहा था। अगर पानी साफ है तो वह कांच के गिलास में है या स्टील के, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है, देश हित में है, तो यह अंतर नहीं पड़ता कि वह इंग्लिश माध्यम से प्रकट हो या हिंदी माध्यम से। इतना कहकर मनोज ने हाथ में पकड़े पानी के गिलास से पानी पीकर खाली गिलास टेबल पर रख दिया। मनोज के इस अप्रत्याशित उत्तर से सभी मेंबर आश्चर्यचकित रह गए। बुजुर्ग मेंबर के चेहरे पर चमक आ गई। उनके मुंह से निकल पड़ा, वाह मनोज। लेकिन डॉक्टर मेहता आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। इस बार उन्होंने अपने साथियों से ही प्रश्न किया, आपने देखा है कि मनोज के पहले आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए आया था, जो 12th में अपने स्टेट का टॉपर भी था। उसके स्थान पर 12th में फेल होने का प्रमाण पत्र लेकर आए मनोज को हम लोग क्यों चुने? बोर्ड के दूसरे मेंबर डॉक्टर मेहता के इस बात से सहमत दिख रहे थे और अपनी गर्दन उनकी हाँ में हिला रहे थे। बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हें 12th फेल होने के बावजूद हम लोग उस टॉपर लड़के की जगह क्यों चुने? मनोज का 12th फेल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस लड़के से अधिक योग्य हूँ। एक अन्य मेंबर ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से जो क्लास फर्स्ट से आज तक अपनी हर परीक्षा में टॉप करता आ रहा है? और तब मनोज ने जवाब दिया, अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को
गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का वह स्तर नहीं मिलता जो शहरों के इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लड़कों से compete कर सकें। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहाँ तक आ सका हूँ। किन्हीं दो लोगों की तुलना उनके परिणामों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियों और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। एक अन्य सदस्य ने अपना हथियार मनोज पर आजमाया। आप हिंदी साहित्य में योग्य हैं। आपके पास हिंदी का लेक्चरर बनना अच्छा ऑप्शन है, पर जिले का प्रशासन टेक्नोलॉजी में माहिर लोग ही संभालें तो ही देश तरक्की करेगा। साहित्य टेक्नोलॉजी के सामने हाथ बांधे खड़ा था। इंग्लिश के बेकार गए हथियार की जगह दूसरा हथियार टेक्नोलॉजी मनोज पर चलाया गया। मनोज ने कुछ सेकंड सोचकर जवाब दिया, सर, साहित्य का विद्यार्थी आपके विचार में जिला नहीं चला सकता, पर देश के प्रधानमंत्री इस समय एक साहित्यकार ही हैं। मनोज ने कमरे में लगी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा। मनोज ने ग्वालियर के MLB कॉलेज के अपने सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। बुजुर्ग मेंबर ने उत्साहित होकर कहा, बहुत बढ़िया। इस बार उनका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य भी अतप्रभ रह गए। डॉक्टर मेहता भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर कुछ देर के लिए हिल गए। कुछ विचार करके डॉक्टर मेहता ने मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज उठे और सबको नमस्कार करके बाहर जाने के लिए मुड़ गए। तभी मनोज को बीच में रोककर बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से पूछा, तुम्हारा यह कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है सर। बुजुर्ग मेंबर ने फिर पूछा, यदि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? कुछ देर विचार करते हुए मनोज ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गए। श्रद्धा मनोज ऑटो से रिजल्ट देखने UPSC के ऑफिस पहुंच गए। मनोज की हिम्मत नहीं हुई रिजल्ट देखने को। उन्होंने श्रद्धा को रिजल्ट देखने के लिए भेजा और खुद गेट के बाहर खड़े रहे। अब सब कुछ श्रद्धा की हाँ या ना पर निर्भर है। अविनाश अपना रिजल्ट देखकर बाहर आया। अविनाश की चाल सुस्त और चेहरा उतरा हुआ था। मनोज ने अविनाश से उसका रिजल्ट पूछा तो उसने नाह में गर्दन हिला दी और आंखों में आंसू भरे गेट के बाहर निकल गया। इन सब बातों से घबराए मनोज सांस रोककर बस श्रद्धा का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से श्रद्धा आती हुई दिखी। श्रद्धा धीरे धीरे उनके नज़दीक आ गई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। श्रद्धा का यह रूप देखकर मनोज का दिल धक से रह गया। वह समझ गए कि श्रद्धा कोई बुरी खबर सुनाने वाली है। उन्होंने श्रद्धा से कहा, क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ। उनकी बेचैनी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। श्रद्धा ने बुझे हुए शब्दों में कहा, मनोज। इतना कहकर श्रद्धा कुछ देर रुकी। 3-4 सेकंड तक वह मनोज का निराशा में डूबा चेहरा देखती रही। फिर श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली, तुम IPS बन गए हो मनोज। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने श्रद्धा से कहा, क्या कहा श्रद्धा, फिर से कहो। श्रद्धा ने उसी उत्साह में फिर से वही वाक्य दोहरा दिया, मनोज तुम IPS बन गए हो। दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था जिसने मनोज को ढकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, IPS। मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने उन्हें एक सैल्यूट मारा। वह आश्चर्य से सिपाही को देखते रहे। एक ही दिन में एक रिजल्ट से दुनिया का नज़रिया उनके लिए बदल चुका था। वह ऑटो से उतरे और उन्होंने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थी। सिपाही भी गले लगाने वाले IPS से पहली बार मिल रहा था। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। पास बैठी श्रद्धा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलछला आए थे।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये संघर्ष की कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और इसको सुनने के बाद आप भी अपने जीवन में कभी भी संघर्ष करने से नहीं डरेंगे। आप लोगों ने देखा कि कैसे मनोज सर 12th में फेल होने के बाद टेम्पो चलाते हैं, लाइब्रेरी में काम करते हैं, आटा चक्की पे काम करते हैं, वह दिल्ली में रहने के लिए कुत्ते घुमाने का भी काम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा संघर्ष किया और इसी संघर्ष का परिणाम है कि आज वह सफलता की सीढ़ी चढ़ पाए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।